हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द फर्स्ट इज सेल साइकिल बोल सकते हैं। ठीक है, सेल साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। देन सेकंड एक प्रोटीन भी है जिसके ऊपर भी डिपेंड करता है रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। किसका? डीएनए रेप्लिकेशन का। इससे पहले मैं डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स कंप्लीट करवा चुका हूं और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां आप पढ़ लेना। ठीक है, और वहां से पढ़ के ये चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे रेगुलेट होता है डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक ये डीएनए है कोई भी मेरे पास यूकैरियोटिक डीएनए। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। उसके अंदर क्या था कि ARS सीक्वेंस थी। ठीक है, ARS। ठीक है, सबसे पहले कौन सा प्रोटीन बाइंड कर रहा था ORC। ठीक है, देन यहाँ पे एक प्रोटीन बाइंड हो रहा था उस प्रोटीन का नाम क्या है? ORC रिक्रूट। द प्रोटीन कौन सा? ORC रिक्रूट CDC6 प्रोटीन एंड CDT1। ठीक है, देन CDT1 रिक्रूट द वन प्रोटीन कौन सा? MCM, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेलिकेज बोलते हैं। MCM इज हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या होता है? टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करेगा और सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म के अंदर डीएनए को ले आएगा। ठीक है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हमने बोला है क्या? प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बन रहा है? इट इज अकर इन G1 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, G1 स्टेज। अब क्या होगा कि कैसे रेगुलेट होगा, अब ये चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई। ठीक है, अब ये क्या है? G1 स्टेज के अंदर, G1 स्टेज के अंदर क्या होती है? लोडिंग होती है। मैं करवा चुका हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ सारा डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। लोडिंग मतलब जो सारे ये प्रोटीन्स लोड हो रहे हैं ये G1 स्टेज के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, और हम सबको पता है कि MCM जो हेलिकेज है, आफ्टर फॉस्फोराइलेशन इट एक्टिवेट्स। ठीक है, विदाउट फॉस्फोराइलेशन इट इज नॉट एक्टिवेटेड फॉर्म। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे ही ये जाता है किसके अंदर? S फेज के अंदर। S फेज। ठीक है, S फेज के अंदर क्या होगा? एक CDK2 एंड साइक्लिन E। CDK साइक्लिन प्रोटीन फॉस्फोराइलेट करेगा किसको? हेलिकेज को, मतलब बोल सकते हैं कि MCM। तो फॉस्फोराइलेट फॉर्म के अंदर होगा तभी इट विल एक्टिवेट, और क्या होगा? जो इनिशिएशन है, इनिशिएशन स्टार्ट होगा आफ्टर फॉस्फोराइलेशन ऑफ MCM। अगर फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो ये इसी फॉर्म के अंदर रहेगा, और ये किस स्टेज के अंदर है? G1 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। और S फेज के अंदर CDK साइक्लिन प्रोटीन विल फॉस्फोराइलेट द MCM प्रोटीन एंड देन स्टार्ट द इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन, और यहाँ से अपना डीएनए रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक इससे पहले एक चीज़ आती है कि जो ये वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो ये वाली जो चीज़ें हैं ये कैसे मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। एक ये तो फर्स्ट हो गया रेगुलेशन। सेकंड बोलते हैं कि ये चीज़ें फॉर्मेशन कैसे हुई। फॉर्मेशन इन द मीन्स एक रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन है मेरे पास, इट विल बाइंड टू E2F। ठीक है, E2F हेयर इज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। किसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है? E2F। किसका? इट विल ट्रांसक्राइब द कौन से? जो ये वाले प्रोटीन है, कौन से? CDT1, CDC6, MCM। इट विल ऑल्सो ट्रांसक्राइब द DNA पॉलीमरेज अल्फा। तो ठीक है, जितने भी प्रोटीन यहाँ पे जो मतलब लोडिंग के अंदर काम आने वाले हैं उसको ट्रांसक्राइब कौन करेगा? E2F। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, लेकिन ये तो बाइंड है रेटिनोब्लास्टोमा के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही इन द एंड ऑफ G1 फेज के अंदर फॉस्फोराइलेट होगा
क्या, रेटिनोब्लास्टोमा, और रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोराइलेट कौन करेगा, CDK2 साइक्लिन ई, फॉस्फोराइलेट, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेट कौन करेगा, CDK2 एंड साइक्लिन ई, ठीक है। ये प्रोटीन फॉस्फोराइलेट करेगा। ये फॉस्फोराइलेट होने के बाद में इट इज अकर इन G1 स्टेज, इट विल ऑल्सो अकर इन G1 स्टेज। तो फॉस्फोराइलेट होने के बाद में क्या होगा, रेटिनोब्लास्टोमा विल डिसोशिएट फ्रॉम द E2F। E2F क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो क्या ट्रांसक्राइब करेगा, जो मतलब DNA पॉलीमरेज या फिर बोल सकते हैं DNA रेप्लिकेशन के अंदर जितने भी मतलब यहाँ पे मेरे पास प्रोटीन्स बनने वाले हैं वो मतलब ट्रांसक्राइब करेगा कौन, E2F, ठीक है। देन नेक्स्ट रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक प्रोटीन का नाम है जेमिनिन, जेमिनिन प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या काम करता है, ठीक है। इन हायर यूकैरियोट्स इट विल रेगुलेट द साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। देखते हैं कैसे। तो जेमिनिन प्रोटीन विल बाइंड टू द, किसके साथ में बाइंड रहता है जेमिनिन प्रोटीन, इट विल बाइंड टू, ये बोल सकते हैं कोई, ये जेमिनिन प्रोटीन है मेरे पास, जेमिनिन प्रोटीन बाइंड रहता है किसके साथ में, CDT1 के साथ में, CDT1, ठीक है। तो जेमिनिन प्रोटीन अगर CDT1 के साथ में बाइंड रहेगा तो क्या मतलब CDT यहाँ पे बाइंड हो सकेगा, तो आंसर इज नो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जेमिनिन प्रोटीन इज absent in G1 फेस, ठीक है। जेमिनिन प्रोटीन इज absent in G1 फेस। अगर G1 फेस के अंदर जेमिनिन प्रोटीन होगा इट विल बाइंड टू द कहाँ, CDT1। अगर CDT1 यहाँ पे बाइंड होगा तो ये हेलिकेज को रिक्रूट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जेमिनिन absent होगा G1 फेस के अंदर, बट प्रेजेंट इन, जेमिनिन प्रोटीन प्रेजेंट इन, इट विल प्रेजेंट इन S फेस, ठीक है। S फेस में क्यों, क्योंकि S फेस के अंदर अपने को CDT प्रोटीन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर CDT प्रोटीन की जरूरत मतलब बोल सकते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ CDT प्रोटीन इन G1 फेस बिकॉज द लोडिंग ऑफ दीज प्रोटीन्स, या फिर बोल सकते हैं कि प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स मेक फॉर्म्स इन द G1 स्टेज, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेमिनिन प्रोटीन, ठीक है। तो अगर नॉर्मल हम बात करें कि जो कंसंट्रेशन ऑफ S फेस, concentration of geminin in S phase is higher and concentration of geminin in G1 phase is lesser, या फिर बोल सकते हैं कि एब्सेंट होता है, ठीक है। तो अगर ये प्रेजेंट है तो CDT will not work, if geminin is absent CDT will work, ठीक है। So this is oral steps of DNA replication in eukaryotes, बोल सकते हैं कि रेगुलेशन, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।